Hello friends, last time we have discussed about the 1858 phase in 1919. Okay, in this we have discussed about the Government Act 1858. 1858 गवर्नमेंट एक्ट हमने डिस्कस किया था. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेटर गवर्नमेंट एक्ट. इसको बेटर गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं. तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मैंने आपको बताया था कि पिट्स इंडिया में जो पिट्स इंडिया था उन्होंने दो रूल बनाए थे. एक दो गवर्नमेंट बनाए, ड्यूल गवर्नमेंट बनाई थी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाज फेल्ड हो गया था. ठीक है. तो क्या किया गया कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये कमर्शियल इश्यूज के लिए था. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों को क्या किया गया? अबॉलिश कर दिया गया. अबॉलिश हटा दिया गया. ठीक. उसके बाद एक अबॉलिश कर दिया गया. आफ्टर दैट देयर इज द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. देयर वाज एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था वो एंड हो चुका, मतलब एंड कर दिया गया. उसके बाद मतलब हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया जो अंपायर है, ये जो फेज है, ठीक है, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड, इसका जो रूलिंग था वो खत्म हो चुका था, खत्म कर दिया. उसके बाद आफ्टर दैट एक ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ 1858, द बेटर गवर्नमेंट ऑफ एक्ट. ठीक है. क्योंकि उनको लगा कि ईस्ट इंडिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो 1857 का रिवोल्ट था, जो विद्रोह था, उसने क्या किया था कि आग में घी का काम किया था. तो ब्रिटिश जो थे वो पहले ही ईस्ट इंडिया को सस्पेक्ट बना के रखे थे. यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहले से ही सस्पेक्ट में थी. उनको लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है. और फिर उसके बाद धीरे धीरे रेगुलेटिंग एक्ट से ये जो लॉज थे वो पार्लियामेंट में बनाने लगे. फिर बहुत सारे चार्टर्ड आए थे. फिर 1857 का राजद्रोह हो गया, म्यूटनी हो गई. बिकॉज ऑफ दैट जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो 1853 के टाइम से ही जो है वो प्रोसेस में आने लगा कि जो है उसका एम्पायर एंड होने वाला है. ठीक है. तो फिर जब 1858 में ये एक्ट आया तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये दोनों अबॉलिश कर दिया गया. उसके बाद एक एक्ट पास हुआ 1858 फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक. इसमें क्या किया गया? ट्रांसफर्ड इंडिया गवर्नमेंट फ्रॉम कंपनी टू, आप लोग को याद आ रहा होगा, ब्रिटिश क्राउन. ब्रिटिश क्राउन के अंडर में जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया. अब क्या था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी हट चुकी थी. उसके बहुत सारे रूल्स जो थे, क्योंकि उससे इंडियंस बहुत डिससेटिस्फाई थे, जिसकी वजह से ये राजद्रोह मिटनी हुआ था. तो उनको लगा कि अब कुछ नए रूल्स बनाने चाहिए. तो पहले तो ये कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हर मैजिस्ट्री मीन्स हर मैजिस्ट्री क्वीन के नाम पे इंडिया में राज करते थे. ठीक है. क्वीन के नाम पे राज करते थे. उसके बाद जब सब ब्रिटिशर्स ने जब रूल करना स्टार्ट किया तो उन्होंने बहुत सारे नए एक्ट बनाए, नए बहुत सारे रूल्स बनाए. उसमें जो एक था, देयर इज अ न्यू पोस्ट, एक नई पोस्ट थी. पोस्ट कह लो या ऑफिस, पोस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोस्ट आई. एंड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज मेंबर ऑफ कैबिनेट. मेंबर ऑफ कैबिनेट, वो कैबिनेट का मतलब मेंबर था कैबिनेट का. जैसे हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है, खाद्य मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, तो उसी तरह से वहां पे वो कैबिनेट मंत्री था. एंड इज
रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए वो बहुत ही मतलब रिस्पॉन्सिबल था कि तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था इज द सुप्रीम पोस्ट फ्रॉम द गवर्नर जनरल। ठीक है, यानी अब इंडिया की जो बागडोर थी, रूल्स रेगुलेशन कैसे रूल करना है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में था। ठीक है, अब इसको असिस्ट करने के लिए, भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ब्रिटिश में रहता था, ठीक है, ब्रिटेन में रहता था। अब ब्रिटेन में रहता था तो उसको पता नहीं था कि कैसे गवर्न करना है, क्या करना है, इंडिया में रूल कैसे, वहां के लोग कैसे, वहां कितने स्टेट हैं, क्या है, उसको कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो क्या हुआ कि 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई गई, ऑलरेडी आई टोल्ड यू। ठीक, जिसमें से 8 मेंबर्स जो थे वो 8 मेंबर्स जो थे बाय क्राउन। अब 7 मेंबर्स से जो थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे उनके मेंबर थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां इतने दिनों तक रूल कर चुकी थी, इतने दिनों तक वहां पे राज कर चुकी थी, उन्हें पता था कि कैसे रूल करना है, क्या रूल्स रेगुलेशंस है, कैसे हैंडल करना है चीजों को। और ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था ये ब्रिटेन में बैठा हुआ बंदा था, मोस्टली इसे कोई भी चीजें नहीं पता थी। ठीक है, तो ये 15 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई। इस काउंसिल में 8 लोग तो मेंबर थे जिनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है, इंडिया के बारे में, और 7 लोग वो लोग थे जो ऑलरेडी वहां पे रूल कर चुके थे, इंडिया में रूल कर चुके थे, तो वहां से इलेक्ट किए गए, जो शेयर होल्डर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के वहां से इलेक्ट किए गए। ठीक है, उसके बाद जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, नाउ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो काउंसिल थी, मैंने आपको बताया था, जो काउंसिल थी, काउंसिल वॉज एडवाइजरी बॉडी, ये एडवाइजरी बॉडी थी, और चेयरमैन जो थे, चेयरमैन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो चेयरमैन था। ठीक, दूसरी चीज, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इंडिया में क्या मोरल और मटेरियल प्रोग्रेस हो, उसको एनुअली स्टेटमेंट प्रोड्यूस करना था बिफोर द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो था, जो भी एनुअल क्या उसने प्रोग्रेस की है, कहाँ पे चाहे वो मोरल हो, चाहे वो मटेरियल, क्या क्या प्रोग्रेस इंडिया में हो रही है, क्या रूल्स और रेगुलेशंस थे, क्या मतलब किस तरह से वो इंडिया को रूल कर रहा था, वो एनुअल स्टेट जो थी वो पार्लियामेंट के सामने उसे प्रोड्यूस करनी थी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल जो इंडिया, अब एक चीज और 1858 में चेंज हुआ, गवर्नर जनरल अब क्या हो गया था, वो वॉइस रॉय हो गया था। गवर्नर जनरल की पोस्ट हटा के अब वॉयसराय की पोस्ट कर दी गई थी। अब वॉयसराय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में कौन सुपीरियर था? ऑब्वियस सी बात है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो कैबिनेट था पार्लियामेंट का। ठीक है, तो वॉयसराय जो थे, वो जो इंडिया के फर्स्ट वॉयसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, वो फर्स्ट वॉयसराय थे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज थी कि लॉर्ड फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे? लॉर्ड स्टेनली। जो लॉर्ड स्टेनली थे वो आपके फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट।
तो ये पहले पिछले प्रीवियस हमने डिस्कस किया कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक का डिस्कस किया था। नाउ आफ्टर दैट इस एक्ट के बाद भी ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट किया या ये फील किया, फेल्ट दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग वेल, ठीक से गवर्नमेंट रन नहीं कर रही है, जो इंडियंस हैं वो डिससेटिस्फाई हैं, और राजद्रोह तो एक बार हो ही चुका था। और 1857 के राजद्रोह क्या हो रहा था, धीरे धीरे वो एक्सेलरेट हो रहा था, बढ़ रहा था, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा था, लोग उस को ज्वाइन कर रहे थे। मगर हाँ, इस एक्ट के 1858 का जब एक्ट आया तो उसको जब ब्रिटिशर्स आए तो उनसे दबा दिया गया, मतलब उसे ठंडे बस्ते में वो चला गया। लोग क्रांति तो ला रहे थे, मगर हाँ कि फिर सबको सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, कंपनी उन्होंने बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया, हम अच्छे से रूल करेंगे, हम बहुत अच्छे से आपको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो वो वाला एक्ट, इसीलिए उसको कहा गया बेटर एक्ट, बेटर गवर्नमेंट एक्ट 1858, ठीक है। इसी के कंसर्न में आगे चीजें बढ़ती चली गई। उसके बाद आपका आया इंडियन, उसके बाद अब यहां से धीरे धीरे 1861 से क्या हो रहा था, धीरे धीरे इंडियंस डिमांड करने लगे, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को केवल कहने के लिए अपने कुछ भारतीयों को भी लेजिस्लेशन या कानून व्यवस्था या एडमिनिस्ट्रेशन में क्या किया, अपॉइंट करने लगे या उन्हें शामिल करने लगे। तो फिर ये एक्ट बना आपका 90, ये है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो 1858 हमने डिस्कस कर लिया था, अब 1861 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुए थे। 1861 मैंने आपको बताया कि यहां से इंडियंस को, ठीक है, अलाउ करने लगे लेजिस्लेशन में, कानून बनाने में, मतलब नाम मात्र का कह सकते हैं कि ठीक है भैया, तुमको सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर किसी को सेटिस्फाई करना, ठीक है आके तुम भी बैठ जाओ, तो वो वाला हाल अंग्रेजों ने किया था। तो इस एक्ट के, इस काउंसिल एक्ट के थ्रू इट प्रोवाइड इंडिया विथ फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अब वो गवर्नमेंट में कहने के लिए ही सही, पर वो गवर्नमेंट इंडिया को रेगुलेट करने में और इंडियंस का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा था, और इसके बाद धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। मगर हाँ, यहां से स्टार्टिंग हुई थी। अब अकॉर्डिंग टू एक्ट, से अंडर एक्ट, अंडर दिस एक्ट इंडियंस were for the first time associated, फर्स्ट टाइम वो एसोसिएट हुए किसके साथ, एसोसिएटेड with the work of legislation, कानून व्यवस्था बनाने में पहली बार जो है वो इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने लगा, नाम मत। अब कैसे इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है, कैसे ये बढ़ते चले गए, ये हम इसी में देखेंगे। तो हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के फ्रेमवर्क में पहली बार रूल करने में जो इंडियंस थे वो सामने आए, ठीक है। अब लेजिस्लेशन में इनका भी पार्टिसिपेशन था, फर्स्ट टाइम इनका पार्टिसिपेशन हुआ, ठीक। अब दिस एक्ट enlarge
काउंसिल को इनलार्ज किया गया, इनलार्ज ऑफ, गवर्नर जनरल हट गए थे इसलिए वायसराय फॉर द मेकिंग ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। ठीक है, लॉज और रेगुलेशंस के बनाने के लिए जो वायसराय थी या कह लो जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उनकी जो काउंसिल थी उनको बढ़ाया गया। अब कैसे बढ़ाया गया? इन्होंने कहा, कैसे बढ़ाया गया? बाय द एडिशन of not less than 6 and not more than 12 मेंबर्स को शामिल किया गया। ठीक है, इन्होंने कहा कि 6 से कम लोग नहीं होने चाहिए और 12 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, जिसमें से जो half of these were नॉन ऑफिशियल थे। नॉन ऑफिशियल मतलब जैसे ऑफिशियल्स थे तो आईएएस हो गए, वहां से इन्होंने ले लिए, या जो इंडियंस काम करते थे ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वो हो गए। नॉन ऑफिशियल मतलब जो आपके मतलब जिनका ऑफिस से कोई रिलेटेड, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और इससे रिलेटेड जो सिविलियंस थे कह सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले 4 और नॉन ऑफिशियल थे वो थे राजा बनारस, दूसरे थे महाराजा ऑफ पटियाला, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ठीक है, ये केवल कहने के लिए नहीं। अब ये जितने लोग थे, ये कहीं के महाराजा थे, कहीं के प्रिंस थे, कहीं के जमींदार थे, ये नॉन ऑफिशियल लोग थे जो एक्चुअली देखा जाए तो ब्रिटिश के ही जानने पहचानने वाले थे। तो और ये जो नॉन ऑफिशियल्स थे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन टू मेक द लॉज एंड रूल्स फॉर द इंडियंस, इनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये केवल नाम मात्र के लिए इंडियंस को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया था। तो जो इन्होंने कहा कि 6 से ज्यादा और 6 से कम और 12 से ज्यादा लोग उस काउंसिल में नहीं, उस एडिशन काउंसिल में नहीं होने चाहिए, जिसमें से आधे जो हैं वो आपके नॉन ऑफिशियल होने चाहिए। ठीक है, नॉन ऑफिशियल होने चाहिए। नॉन ऑफिशियल जो 3 बंदे थे, जो 3 इंडियंस थे, वो थे आपके राजा बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। ठीक है, ये 3 लोग थे जो नॉन ऑफिशियल थे, और इनकी जो ड्यूरेशन होती थी, ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस 2 years, केवल 2 साल का इनका ड्यूरेशन होता था। तो इनका रहना ना रहना कोई मतलब नहीं रखता था, क्योंकि ये कोई क्या कह सकते हैं, ये क्वेश्चन ही नहीं कर सकते थे वायसराय से। जो बाकी के काउंसिल थे उनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, बजट के बारे में नहीं जान सकते थे। तो आप कह सकते हो केवल इनका नाम चलता था, मतलब केवल नाम डाला गया था, इनके पास कोई राइट नहीं था। और जो ऑफिशियल जो इनकी ड्यूरेशन होता था वो केवल 2 साल का होता था। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और काम हुए इसमें, रीस्टोरिंग, एक और इसमें ये काम हुआ कि ब्रिटिशर ने क्या क्या बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए उनको वो कर दिया, इंडिपेंडेंट कर दिया। ठीक है, तो इस पहले क्या था कि सारा गवर्नर जनरल के अंडर में आ गया था। अब इस वापस द एक्ट restoring
the legislative powers to the Bombay एंड मद्रास, यानी बॉम्बे और मद्रास को वापस उनको ये अधिकार दे दिए गए कि क्योंकि बहुत बड़ा था, ठीक है, वॉयसराय, तो उनको ये वापस ये अधिकार दे दिए कि भैया ठीक है, तुम अपने लिए लेजिस्लेटिव रूल्स और रेगुलेशन और लॉज आप अपने लिए बना सकते हैं, ठीक है। जो वॉयसराय था उसके पास ये भी पावर था, ही हैड पावर टू अल्टर मतलब चेंज, टू अल्टर द लिमिट्स ऑफ प्रेसिडेंसी, लिमिट्स ऑफ प्रांत, प्रोविंसेस, प्रेसिडेंसीज एंड टेरिटरी। यानी कि जो वॉयसराय था और जो उसकी काउंसिल थी उनके पास ये पावर था कि वो किसी भी प्रोविंसी, किसी भी प्रांत, किसी भी नए प्रांत का एस्टेब्लिश कर सकते थे, ठीक है, प्रेसिडेंसी और प्रेसिडेंसी बना सकते थे, किसी की भी क्या कहते हैं एरिया, उसकी टेरिटरी लिमिट बढ़ा घटा सकते थे, तो उन लोगों के पास ये पावर थी, ठीक। इसके बाद कुछ और प्रोविंसीज, जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसीज थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है, तो वो मैं भी बता दे रही हूँ आपको। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू काउंसिल फॉर establishment of new council of legislative, ठीक है। कौन कौन से न्यू वो थे, बनाए गए थे, ठीक। न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन थे? बंगाल, ठीक है, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी, NWFP, ठीक है, एंड पंजाब। अब इनके लिए नई मतलब काउंसिल बनाई गई लेजिस्लेटिव, बंगाल में आपका बनाया गया 1862, फिर इसका 1866 और पंजाब 1897। इनके लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए, लेजिस्लेटिव के लिए नए वो क्या नाम है, नई लेजिस्लेटिव काउंसिल इन तीनों के लिए स्टैब्लिश किया गया। बंगाल के 1862 में, फिर NWFB यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी 1866 और पंजाब 1897, ठीक है। इनके लिए न्यू काउंसिल्स बनाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट काम हुआ था, एक और इम्पोर्टेंट काम जो आपका हुआ था वो था establishment of Indian, you can write the Indian National Congress,
ठीक, इसके जो फाउंडर थे वो थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम पूरा नाम था एलन ऑक्टोवेन। ठीक, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, फाउंडेड स्टैब्लिश हुआ था, वो हुआ था 28 दिसंबर 1885। ठीक, 28 दिसंबर 1885 एट मुंबई। इसमें 2-3 लोग और थे, जैसे दादा भाई नौरोजी भी थे। ठीक है, तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय 28 दिसंबर 1885। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये हुआ था। और इनके ये पहले और ए ह्यूम ने ये इनके फाउंडर थे। ठीक है, A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम। ठीक है, और मुंबई में हुआ था इसका एस्टेब्लिशमेंट। और ये इन्होंने आते ही जो पहला इनका वो था, जो क्या कहते हैं, पहला जो अधिवेशन था, ठीक है, पहला जो अधिवेशन था उसमें इन्होंने कह दिया कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड। जितने भी नॉन ऑफिशियल्स, मतलब इन्होंने कहा कि लेजिस्लेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस मेंबर्स को बढ़ाना पड़ेगा या बढ़ाना चाहिए। उन्होंने ये डिमांड रखी कि बढ़ाना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि वी डोंट हैव एनी पावर टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द वायसराय। हम लोग के पास कोई ऐसा, हम बजट के बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते, हम किसी चीज के बारे में क्वेश्चन नहीं कर सकते, उस क्वेश्चन का जवाब देना वायसराय जरूरी नहीं समझता। तो मतलब इन्होंने कहा कि हमारी तो कोई आइडेंटिटी ही नहीं है उस क्या नाम है काउंसिल में। तो इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा जो आते ही इन्होंने पहले ये किया कि इसमें हमारे मेंबर्स बढ़ने चाहिए, हमको थोड़ी और अथॉरिटीज, मतलब अथॉरिटीज मिलनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसके लिए फिर जो इसके बाद एक कमिटी गठित की गई। इस कमिटी में ये फाइंड किया गया कि ठीक है भाई, अगर इंडिया में रूल करना है तो कुछ और भी इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब इनको इसके बाद फिर एक और एक्ट पास हुआ 1892। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इस एक्ट को पढ़ेंगे। तो इसके बाद जब कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उन्होंने ये डिमांड रखी, तो उसके बाद एक और एक्ट पास हुआ। ठीक है, जिसको 1892 में क्या नाम है, 1892 एक्ट पास हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 पास किया गया। उसमें क्या किया गया कि कुछ नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि उसमें मेंबर्स को कैसे बढ़ाया गया। ठीक है, और धीरे धीरे कैसे इंडियन का पार्टिसिपेशन जो है वो लेजिस्लेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता चला गया। ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें जो हम इम्पोर्टेंट है, वो तो पहला ये है कि इस टाइम में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उसका गठन हुआ या उसको एस्टेब्लिश किया गया और 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, मुंबई में। और फाउंडर जो थे वो A.O. ह्यूम थे। ठीक, उसके बाद क्या नाम है, इसमें नॉन लेजिस्लेटिव में इंडियंस जो थे फ्रेमवर्क में आए। नॉन ऑफिशियल्स जो थे, नॉन ऑफिशियल्स पर्संस को इसमें इन्वॉल्व किया गया। इन्होंने ये भी कहा कि 6 से कम और 12 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो आपके 3 नॉन ऑफिशियल लोग थे, मैंने पहले ही कहा था कि ये केवल नाम मात्र के लिए थे। राजा बनारस थे, फिर उसके महाराजा पटियाला थे, फिर श्री दिनकर राव थे। ये तीनों लोगों को पहले इन्वॉल्व किया गया और इनका ड्यूरेशन केवल 2 साल का होता था। तो और इनको कोई इंडियंस के लिए रूल्स बने नहीं बने, उसके लिए कोई इनको कोई मतलब भी नहीं था। ठीक है, फिर उसके बाद बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी वो उनको दे दी गई। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी वापस उनको मतलब कि लॉज और रूल्स बनाने के लिए वापस उनको दे दिया गया। ठीक है, फिर नई प्रोविंसेस, क्योंकि जो वायसराय था उनके पास ये पावर थी, काउंसिल पास ये पावर थी कि वो किसी भी कोई भी प्रोविंसी की टेरिटरी लिमिट या प्रेसिडेंसी बढ़ा सकते थे,
उसका टेरिटरी लिमिटेशन बढ़ा सकते थे, प्रोविंसी नई प्रोविंसी गठित कर सकते थे, ये सारे उनके पास जो थी वो पावर थी। फिर 3 प्रांतों के लिए, 3 प्रोविंसीज के लिए जो है वो अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। वो आपका था बंगाल, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसी और पंजाब, ठीक है। तो वो 62 में बंगाल के लिए, फिर उसका 66 और 97 रिस्पेक्टिवली जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल इन लोगों के लिए बनाया गया। तो ये 1861 की पूरी घटनाएं थी, पूरे इवेंट्स थे। नेक्स्ट टाइम में इंडियंस को थोड़ा और सेटिस्फाई करने के लिए इनके मेंबर्स बढ़ा दिए गए। नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ओके, थैंक यू।